आखिर मन में कैसे ये सवाल आया कि मुझे इस पैशन में ही जाना है और मरीजों की सेवा करना है? जब बचपन में डॉक्टर से मिलने जाते थे तो मन में ये भाव आता था क्यों ना हम भी डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करें। हॉस्पिटल क्या पर्टिकुलर बिलासपुर में रहना होता है कि वहीं आपको सेवा करने का मन किया? आसपास के जो आंचल के लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की इच्छा हुई। ऐसा मन में ख्याल आया कि एक छोटा सा हॉस्पिटल अपन चालू करते हैं। किफायती दर पे आप लोग इलाज करते हैं, आखिर क्यों, क्या विजन है इसके पीछे? पेशेंट हमारे पास में आया जिसके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था, और जब वो पेशेंट ठीक होके हमारे पास वापस आया तो हमको लगा कि अरे ये मतलब जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस को हम कंटिन्यू रखना चाहते थे अपने इसमें। हाँ सर, आपके हॉस्पिटल में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो मरीज उसका लाभ उठा सकते हैं? एक लाइन में बोले तो ऑल ऑर्थोपेडिक एंड ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटीज सर्जरीज आर अवेलेबल इन आवर हॉस्पिटल। ऐसा कोई केस है जो आपके दिल के बहुत करीब होगा कि यार इससे करके तो दिल को खुशी मिली है? मेरे क्षेत्र का एक पेशेंट आया था, उसका काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। बाद में वो आया और फिर बोला कि सर आखिरकार मैं पूरा ठीक हो गया, कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना। ये सुन के मरीज की बात मुझे अच्छा लगा और वो दिल को छू गई। सर, इमरजेंसी रिस्पांस कितनी जल्दी मिलता है आपके हॉस्पिटल में? विदिन 10 मिनट्स पेशेंट का इमरजेंसी ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। डॉक्टर गड़बड़ ना कर दे या कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे में लोग इजीली सर्जरी कराए, इसके लिए क्या तैयारी करते हैं आप लोग? प्रॉपर जो कन्वर्सेशन है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, वो पेशेंट अंडरस्टैंड खुद ही कर जाता है कि इसकी फीमर फ्रैक्चर है, इसका टिबिया फ्रैक्चर, इसका फोरआर्म फ्रैक्चर है एंड दिस पेशेंट नीड्स सर्जरी एज अर्ली एज पॉसिबल। पेशेंट को गलत तरीके से उठाकर लेकर जाना या कुछ गड़बड़ कर जाना जिससे उनको काफी नुकसान होता है, तो ऐसे पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनके परिजनों के द्वारा? जैसे अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं कोई तो उनको भी हम ट्रेन करते हैं, जो हमारे रिसेप्शन पे स्टाफ है और जो हमारे और स्टाफ है जो ऑलरेडी ट्रेंड है वो उनको भी बताते हैं कि कैसे इनको पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव कैसे हैंडल करना। नागपुर के एक्सपर्ट के साथ मिलकर आप एडवांस नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कितना फायदा इससे बिलासपुर के मरीजों को मिल रहा है? कि लोकल एरिया में ही आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दे आर गेटिंग इन देयर प्लेसेस। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और सीजी अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब कोई इमरजेंसी आती है तो वो हम हमेशा कहते हैं भगवान उसे ठीक कर देना, और ठीक कौन करता है उन्हें? डॉक्टर्स। वही डॉक्टर्स आज हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर बिलासपुर में इतना बड़ा एम्पायर 14 सालों से वो कैसे चला रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष और डॉक्टर सोनाली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुंद्रा हॉस्पिटल जो बिलासपुर में बहुत ही फेमस है और 14 साल से ये जो है मरीजों की सेवा कर रहे हैं। सर, आखिर मन में कैसे ये सवाल आया कि मुझे इस पैशन में ही जाना है और मरीजों की सेवा करना है? ये सवाल तो बहुत पुराना है। जब 12th पास किए, कुछ दोस्त मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते थे, मेरे क्लोज दोस्त थे, उनने आके एक दिन बोला कि हमें मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, और फिर प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी चालू हो गई। और इस तरह से हम 2-3 दोस्त जो पुराने हैं वो डॉक्टर बने। और पहले से जब बचपन में डॉक्टर्स से मिलने जाते थे तो मन में ये भाव आता था क्यों ना हम भी डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करें, तो ये भाव तो बहुत पहले से आ चुका है। सर, 14 साल आप बिलासपुर में दिए हैं, मुंद्रा हॉस्पिटल बिलासपुर में चल रहा है। आखिर क्या कुछ समस्याएं आपको लगी कि मुझे अब डॉक्टर साहब बन गए, हॉस्पिटल क्या पर्टिकुलर बिलासपुर में रहना होता है कि वहीं आपको सेवा करने का मन किया? कैसा लगा ये? एक्चुअली सफ़र तो जो बिलासपुर का है वो 14 साल से पुराना है। लगभग 20 साल पहले सिम्स मेडिकल कॉलेज में एक बहुत छोटे से सीनियर रजिस्ट्रार के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले मैं टाटा नगर में था, उसके पहले डीएनबी कर रहा था, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया और
1.5 वर्षों में वहाँ पर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ काम किया। फिर मन में आया कि आसपास के जो आंचल के लोग हैं उनको अच्छी, सस्ती और एथिक्स के साथ कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं देने की इच्छा हुई। और फिर ऐसा मन में ख्याल आया कि एक छोटा सा हॉस्पिटल अपन चालू करते हैं, और फिर वह सफ़र चालू हो गया। चलिए डॉक्टर सुराली, आपसे जानना चाहूंगी, जी। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे तो यार डॉक्टर बहुत लूटता है, लेकिन आपके हॉस्पिटल के बारे में जब मैंने सर्च किया और मुझे पता लगा कि किफ़ायती दर पे आप लोग इलाज करते हैं, आखिर क्यों, क्या विज़न है इसके पीछे? यही हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर हम जो लोग हैं, अब मैं आपको एक किस्सा भी बताना चाहूँगी इसमें, कि कुछ साल पहले जो है ऐसा एक पेशेंट हमारे पास में आया जिसके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था और वो काफ़ी परेशान था। तो उनका वो देख के हम सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रह जाते हैं, हम उनका वो दर्द देख के जो है उनको हमने काफ़ी कम दर में ट्रीटमेंट की। और जब वो पेशेंट ठीक होके हमारे पास वापस आया तो हमको लगा कि अरे ये मतलब जो एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस को हम कंटिन्यू रखना चाहते थे अपने इसमें। तो हमने सोचा कि नहीं, अपन ऐसा ट्रीटमेंट प्लान करें, भले ही हम छोटा हॉस्पिटल रखें वहाँ पर, लेकिन हम बेस्ट फैसिलिटी कम रेट में देने की कोशिश हमारी रहती। सर, आपके हॉस्पिटल में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो मरीज उसका लाभ उठा सकते हैं? एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में अभी की डेट में सारा इमरजेंसी ट्रॉमा सर्जरीज़, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, मैंडिबल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, यदि एक लाइन में बोलें तो ऑल ऑर्थोपेडिक एंड ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटीज सर्जरीज आर अवेलेबल इन आवर हॉस्पिटल। ओके सर, अब तक से 15,000 सर्जरी आपके यहाँ हो चुकी है, 12,000 से भी ट्रामा आपने संभाला है। आखिर ये केस, ऐसा कोई केस है जो आपके दिल के बहुत करीब होगा कि यार इससे करके तो दिल को खुशी मिली है? यस, देखिए आप भी समझ सकते हैं कि 12-15 हज़ार केसेस से सिर्फ एक केस को निकालना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन एक बहुत पुराना, जब एकदम इनिशियल प्रैक्टिस मैंने चालू की थी तो मेरे क्षेत्र का एक पेशेंट आया था। उस समय मेरे दिल में ये हमेशा चलता था कि मेरे तरफ से, मेरे क्षेत्र से यदि कोई पेशेंट आएगा तो उसकी जितनी मदद हो सकती है मैं करूँगा। तो उसका काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, 2-3 मतलब फ्रैक्चर्स हो गए थे। शुरू में तो उसने ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद उसके अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम आ गई, तो बाद में वो कई बार मेरे पास आया और उसकी कुछ सर्जरीज़ मैंने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट की। और फिर कुछ साल बाद, उसका नाम है रामचरित्र यादव और वो ट्रक ड्राइवर था, और ये लगभग 12-15 साल पुरानी बात है। बाद में वो आया और फिर बोला कि सर आखिरकार मैं पूरा ठीक हो गया, आपने मुझे नहीं छोड़ा, और कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना। ये सुन के मरीज की बात मुझे अच्छा लगा और वो दिल को छू गई। अच्छा सर, ये ट्रामा सेंटर में गोल्डन आवर क्या होता है? गोल्डन आवर्स का मतलब होता है कि पोस्ट इंजरी यदि आप 6 आवर्स के अंदर हॉस्पिटल में आ जाते हो, तो ज़्यादातर ट्रॉमा में क्या होता है कि जो कटे फटे घाव रहते हैं, वुंड्स रहते हैं, बोन्स रहती हैं, ब्लीडिंग होती रहती है, तो यदि 6 आवर्स के अंदर आते हैं तो जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है उससे पहला तो पेशेंट की जान बच जाती है, दूसरा उसमें जो लेटर ऑन इन्फेक्शन रेट रहता है, जो हम लोग मेन गोल्डन आवर्स को मानते हैं कि इफ़ यू हैव डन अ प्राइमरी ट्रीटमेंट विद इन 6 आवर्स, so the infection rate of the patient will be very less, and that is our vision also. And in 15,000 surgeries our infection rates are very less and matching international standards. ओके, दैट्स ग्रेट। सर, इमरजेंसी रिस्पांस कितनी जल्दी मिलता है आपके हॉस्पिटल पे? हमारे हॉस्पिटल में मैं हूँ, मेरे अलावा एक और ऑर्थोपेडिक सर्जन है, 3 ड्यूटी डॉक्टर हैं और करीब करीब 8 से 9 इमरजेंसी टेक्नीशियन हैं, जो कि ओटी में, प्लास्टर रूम में, एक्सरे रूम में, वो हर समय 2 से 3 इमरजेंसी टेक्नीशियन अवेलेबल रहते हैं और विद इन 10 मिनट्स पेशेंट का इमरजेंसी ट्रीटमेंट चालू हो जाता है।
सर लोग अक्सर डरते हैं कि ऑपरेशन होगा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं डॉक्टर गड़बड़ ना कर दे या कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे में लोग इजीली सर्जरी कराए, इसके लिए क्या कुछ तैयारी करते हैं आप लोग? एक्चुअली जितना मैं 20 साल 25 साल में समझ पाया हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की काउंसलिंग। जैसे आप भी यदि पेशेंट बन के किसी डॉक्टर के सामने जाएंगे तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि मुझे डॉक्टर सब पहले अच्छे से समझाएगा तभी मैं सर्जरी के लिए तैयार होंगी, नहीं तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर जो कन्वर्सेशन है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, ये दीज आर कंजर्वेटिव ऑप्शंस, इन कंजर्वेटिव ऑप्शंस को पहले करके देख लेते हैं। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हम सर्जरी में जाएंगे कोल्ड केसेस में। और जो ट्रॉमा केसेस रहते हैं वो पेशेंट अंडरस्टैंड खुद ही कर जाता है कि इसकी फीमर फ्रैक्चर है, इसका टीबिया फ्रैक्चर, इसका फोरआर्म फ्रैक्चर है, एंड दिस पेशेंट नीड्स सर्जरी एज अर्ली एज पॉसिबल। मैम कोई भी पेशेंट आता है तो इलाज हो जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पेशेंट को गलत तरीके से उठाकर लेकर जाना या कुछ गड़बड़ कर जाना जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है, तो ऐसे पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनके परिजनों के द्वारा? जी ये तो एक्चुअली क्या है, हम फैसिलिटी ऐसा भी देते हैं कि हम अर्ली जो है एम्बुलेंस फैसिलिटी ये सब भी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे इसमें किस तरह से ट्रीटमेंट पेशेंट को देना चाहिए जब अगर इंजरी हो जाती है, उसका गाइडेंस भी हम लोग अपने इसमें डालते हैं अपने सोशल मीडिया इस पे। तो इन सब को जब पेशेंट देखते रहेंगे तो उनसे उनको एक आइडिया आ जाता है कि किस तरह से हमको हैंडल करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं कोई, तो उनको भी हम ट्रेन करते हैं, जो हमारे रिसेप्शन पे स्टाफ है और जो हमारे और स्टाफ है जो ऑलरेडी ट्रेंड है, वो उनको भी बताते हैं कि कैसे इनको पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव कैसे हैंडल करना है। ओके मैम, फिजियोथेरेपी डॉक्टर हैं आप जी। एक्सीडेंट होता है या हाथ टूटे या कुछ भी टूटता है, उसके बाद लोग कहते हैं यार मालिश कर लेते हैं ठीक हो जाएगा, क्या मालिश से ठीक हो जाता है? नहीं, ये एक मिथ है कि हर चीज़ मालिश से ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। कंडीशंस डिपेंड करती है कि कौन सी कंडीशन मालिश में आपको रिस्पॉन्ड देगी और कौन सी नहीं। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट को कोई भी पेन है या कोई इशू है जिसके वजह से वो परेशान है, तो उनको सबसे पहले डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद वो जैसा बताए आगे उस तरह से ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। चले बिल्कुल। सर नागपुर के एक्सपर्ट के साथ मिलकर आप एडवांस नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कितना फ़ायदा इससे बिलासपुर के मरीजों को मिल रहा है? ये मतलब ये भी एक विज़न है कि बेसिकली पहले तो एक बेसिक ट्रॉमा सर्जरीज़ हम लोग परफॉर्म करते थे, बट विगत कुछ वर्षों से रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज़ जिसमें बाहर से सर्जन बुलाते हैं, इससे आसपास के लोगों को एक तो ट्रैवलिंग कम करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं, दूसरे शहर में जाने से जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, हमारा ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है, वो एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और फैमिली सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि लोकल एरिया में ही आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दे आर गेटिंग इन देयर प्लेसेस। इट्स ग्रेट। मैम फिजियोथेरेपी और रिहैब सेंटर में जो इलाज होता है वो कितना बड़ा हिस्सा मानते हैं, और क्या ऑपरेशन के बाद पूरी तरीके से जो रिकवरी होती है वो बिना रिहैब के मुमकिन है? नहीं, मैं इसमें बताना चाहूँगी आपको कि ऑपरेशन एक पार्ट है पूरे ट्रीटमेंट का। अच्छा। तो एक ऑपरेशन होने के बाद उस पेशेंट का रिहैब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने डेली एक्टिविटी में पूरी तरह से आ पाए। तो रिहैब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको एकदम कराना चाहिए। और कई पेशेंट लोग का ये मिथ रहता है कि बस सर्जरी हो गई, अब हम घर पे ही रहेंगे, ज़रूरत नहीं है, खुद ही हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे, आप बता दीजिए। वो भी ठीक है, अगर कोई आ नहीं सकता है तो डेफिनेटली वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, उनको ट्रेन कराते हैं इस तरीके से। बट अगर वो सेंटर पे आके थेरेपिस्ट के अंडर में अगर करे तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। सर आपको ऐसा क्यों लगे 24 घंटे आपके हॉस्पिटल के आसपास डॉक्टर्स होना चाहिए, किसी मरीज को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इससे लाभ मिलना चाहिए, ऐसा क्यों लगा आपको?
ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो वो तो सबसे पहले ये चाहता है कि मुझे डॉक्टर मिल जाए। तो ये तो पेशेंट की डिमांड है, डॉक्टर की नहीं है। तो पेशेंट डिमांड करता है और डेफिनेटली सीनियर डॉक्टर मिले। और जैसा कि मैंने बोला कि गोल्डन आवर, जो पेशेंट सही समय पे आ गया और सही समय पे उसको सीनियर डॉक्टर ने देख लिया और उसको गाइडेंस दे दिया और इमरजेंसी ट्रीटमेंट उसका हो गया, तो डेफिनेटली जो आउटकम है वो बहुत अच्छा होता है। उससे डेथ रेट कम हो जाते हैं, उससे डिफॉर्मिटीज़ कम हो जाती हैं, उससे रिहेबिलिटेशन फास्ट हो जाता है और अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल मैम, सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है। बिल्कुल। सर दुख रहा है, सर्च मार लो घरेलू उपचार क्या है, थोड़ा कुछ लग रहा है, सर्च मार लो क्या होने वाला है। कितना लाभ मिलता है सोशल मीडिया से लोगों को, क्या इससे कोई नुकसान भी है? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे डेफ़िनेटली अगर उसको हम सही लोग को फॉलो करें और जो सही गाइडेंस ले तो डेफ़िनेटली उसमें लाभ मिलेगा। बस ये है कि जो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि आधा नॉलेज लेके लोग उसमें पोस्ट कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा-सा बस बचना ज़रूरी है। और बाकी तो अगर सोशल मीडिया से अगर सही नॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली ले सकते हैं, पर मेरा प्रेफरेंस तो हमेशा यही रहेगा कि पेशेंट एक बार प्रॉपर किसी भी जो ट्रेंड है डॉक्टर या थेरेपिस्ट को ही दिखाए। सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई सर्जरी कराने आया हो और यूट्यूब सोशल मीडिया पर वो पढ़ लिया हो कि यार इससे तो बहुत नुकसान होता है, आपके पास आके कंसल्ट करे, सर सच में ऐसा होता है, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये तो लगभग रोज होता है। अच्छा। और आजकल हर जन ये पूरा तो पढ़ के ही आ रहे हैं। ये तो यहाँ मैं एक्चुअली जब टाटा नगर में था, आज से लगभग 20 इयर्स बैक, तो वहाँ पर तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स रहते थे उनका एक एग्जीक्यूटिव चेकअप होता था, तो वो पूरा पढ़ के आते थे गूगल से कि अच्छा। भाई ये है, और फिर उसके हिसाब से सवाल पूछते थे कि ये सही है, ये गलत है। और मतलब उस समय तो उन सवालों का जवाब दे पाना भी थोड़ा कठिन होता था। बिल्कुल। लेकिन अभी भी सोशल मीडिया से या गूगल से पेशेंट पढ़ के आता है डेफिनेटली। लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंट हो, आप एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, तो उसका जवाब बहुत इजीली दे सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, काउंसलिंग काउंसलिंग एंड काउंसलिंग, बातचीत से ही समझ बातचीत से ही वो पेशेंट समझता है कि यह ट्रीटमेंट है, दीज आर द ऑप्शंस और ये मेरे लिए सही है। हम उसको कई ऑप्शंस बताते हैं और फिर ये बताते हैं कि ये ऑप्शन आपके लिए अभी सही है, नेक्स्ट ऑप्शन ये है। तो पेशेंट को जब लगता है कि नहीं ये सही है तो वो मान जाता है। बिल्कुल मैम, कई बार कोई दर्द होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, कई महीनों हो जाता है, हम सोचते हैं ठीक हो जाएगा, तेल मालिश कर लिए, कुछ कर लिए। कितना नुकसान होता है इससे लोगों को किसी भी चीज़ के दर्द को देर करने में डॉक्टर के पास जाने में? बिल्कुल, ये अगर हमारा दर्द ऐसा हो रहा है, स्पेशली जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नी पेन के लिए, और नॉर्मली फीमेल्स का जैसे मैं आपको फीमेल्स के लिए, हाँ। जैसे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं तो नी पेन बहुत कॉमन होता है। तो जैसे हम सीढ़ी से उतरने में हमको दिक्कत हो रही है या नीचे बैठने उठने में दिक्कत हो रही है, जब ये साइन स्टार्ट होते हैं तब नी पेन वाले पेशेंट को एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर इसके बाद हम अगर उसको सहते जाते हैं तो वो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ये बेसिकली नी पेन का होता है वो बढ़ता चला जाता है, और फिर ऐसी कंडीशन में आते हैं पेशेंट जिसमें सर्जरी ही एक ऑप्शन बचती है। नी पेन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें हम पहले ही अगर नी को सेव कर ले तो हमको सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा सर, एक व्यक्ति को कब मानना चाहिए कि अब ये बीमारी मेरे से ठीक नहीं हो सकता? कि लोग बोलते हैं ना एज के बाद कि अब तो एज हो गए, बुढ़ापा आ चुका है, अब तो कुछ ठीक ही नहीं होगा, तो व्यक्ति को कब मानना चाहिए कि इस एज के बाद अब मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? इन माई ओपिनियन एज इज नॉट अ फैक्टर, डिजीज इज अ फैक्टर। मैं कई बार पेशेंट को ये भी बोलता हूँ कि आपको ये डिजीज़ है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपके पास कितना पैसा है, ये मायने नहीं रखता है। डिजीज़ क्या है मायने ये रखता है। और उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट आप बिलासपुर में कराओ, रायपुर में कराओ, मुंबई में कराओ या यूएसए में कराओ, ये 3 ऑप्शन हैं। वही 3 ऑप्शन हर डॉक्टर आपको देगा
और मुझे लगता है कि जहाँ तक एज की बात है उसमें बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग 2 साल के बच्चे से लेके 95 साल तक के पेशेंट का इलाज करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, और लगभग भगवान की दया से अभी ड्यूरिंग ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में 0% डेथ है हमारे यहाँ। Wow, that's great. 0% डेथ। Only in 15 years of my career in my hospital, only 4-5 death occurred just because of severe trauma cases. That's all. मैम, एक व्यक्ति को कब तक मानना चाहिए कि मैं हमेशा स्वस्थ हूँ? किस एज तक मानना चाहिए? आजकल का जो अभी जो चल रहा है ट्रेंड, उसमें तो ऐसा मतलब एज है ही नहीं कोई। बच्चे भी आ रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम लेके, बिकॉज इतना आजकल लोग का सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, उसके वजह से एज तो आजकल प्रॉब्लम्स का कोई फैक्टर ही नहीं रह गया है। आपको जब पेन हो, जब आपको प्रॉब्लम हो, तब आपको बिल्कुल डॉक्टर से सलाह लेनी ही चाहिए। बिल्कुल सर, आयुष्मान भारत योजना के तहत आप बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज करते हैं। क्या सरकारी योजनाओं के साथ जो हाई क्वालिटी इलाज को बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। ये तो मुझे लगता है कि जनरल पब्लिक से लेके शायद आप लोगों को भी पता होगा कि जो उनके पैकेज रेट्स हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं, और इतने कम हैं कि उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि उनके रेट्स भी कम हैं, काफ़ी डिले पेमेंट्स हैं। लेकिन फिर भी चूँकि क्या है कि उन योजनाओं के कारण ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं जो कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल एफर्ड नहीं कर सकते, तो हमें भी लगता है कि वो जो 30, 40, 50% ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल नॉन एफोर्डेबल हैं, उनको हम स्मार्ट कार्ड के द्वारा एक क्वालिटी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। और जब मरीज़ ठीक होकर आता है, उससे हमारे हॉस्पिटल का और ट्रस्ट डेवलप होता है, और मरीज जो आपको एक धन्यवाद देता है वही हमारे लिए एक रिवॉर्ड ब्लेसिंग है। बिल्कुल। मैं अब दोनों डॉक्टर दोनों से जानना चाहूँगी, जब सर्जन के तौर पर जो मानसिक दबाव आपके अंदर रहता है क्या कि आखिर इस मरीज का क्या होगा, इस मरीज का क्या होगा, बहुत सारे एडमिट रहते हैं, तो उसे शांत करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? दबाव तो बहुत रहता है, क्योंकि हम लोग का तो ऐसा लगता है कि पूरे टाइम ये बात चलती ही रहती है, घर में हो चाहे बाहर हो चाहे हो। बट यही हम लोग मतलब अपने आप को कैसे काम रख सके, ये मेथड्स बात करते रहते हैं, एक दूसरे को समझाते रहते हैं कि किस तरह से हमको अपने आप को काम रखना है। इसमें क्या है, खासकर जैसे सर्जिकल केसेस में इनिशियल जो स्टेजेस रहती है डॉक्टर की, जो इनिशियल स्टेज रहती है, उसमें काफ़ी दबाव रहता है, क्योंकि आपको एक स्ट्रेस रहता है कि आपको सक्सेस डॉक्टर बनना है, पेशेंट को रिज़ल्ट भी देना है, एफोर्डेबल ट्रीटमेंट करना है, तो तब बहुत दबाव रहता है, बहुत स्ट्रेस भी होता है। बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ जब आपको एक अपने ट्रीटमेंट पे खुद को विश्वास हो जाता है कि नहीं यार, अब ये सर्जरी मैं कर दूंगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा, और आपको अपनी सर्जरी पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने हॉस्पिटल पे, अपने स्टाफ पे, तो चीज़ें स्ट्रेस पहले तो कम हो जाता है। और मेरा खासकर यदि पूछिए तो मैंने सर्जरी को ही, अपने ऑपरेशन थिएटर को ही अपना मेडिटेशन रूम बना लिया है। तो आई डू सर्जरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई डू सर्जरी late evening after rest. I do surgery both time after rest. तो कूल काम कंडीशन में जाके एक मेडिटेशन के रूप में सर्जरी करता हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैम, ये संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए आप लोग का विशेष फोकस किस चीज़ को रहता है कि कोई भी किसी तरह से संक्रमण हॉस्पिटल पे ना हो, मरीजों का जो है वो फैले ना, इसके लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग अपने हॉस्पिटल पे? देखिए, तो हम लोग NABH एक्रीडेटेड है, जिसके कारण हम लोग बहुत सारे चीज़ों में अपने स्टाफ को और सबको ट्रेन किए हुए हैं। उनका एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमको फॉलो करना होता है। हालांकि हम लोग ये पहले भी फॉलो करते ही थे, तो कहाँ हमको स्टरलाइजेशन करना है, कैसे करना है, सबके उनके पूरे क्राइटेरियाज़ है,
तो वो क्राइटेरियाज पूरा हम लोग फॉलो करते हैं, तभी हम लोग का इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम है। ओके, ये आगे 5-10 सालों में क्या कुछ मुंद्रा हॉस्पिटल करने वाला है, मरीजों को क्या कुछ खास तोहफा देने वाला है? देखिए, पिछले जैसे आप बोले कि पिछले 14 सालों से भी हम एक क्वालिटी ट्रीटमेंट, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट और एथिक्स के साथ ट्रीटमेंट, तो यही एक तोहफ़ा है जो हम एक कंटिन्यू क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, नई इक्विपमेंट से हॉस्पिटल को इक्विप्ड करेंगे। कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने बड़ी एक नई सियाम मशीन खरीदी, नया 300 mA का एक्सरे मशीन खरीदा, कुछ फिज़ियोथेरेपी की नई मशीनें खरीदी जो काफ़ी कॉस्टली हैं, और शायद छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में शायद कुछ ही जगहों पर वो फिज़ियोथेरेपी की मशीनें हैं जो हमारे हॉस्पिटल में हैं। वाह मैम, और क्या कुछ नई तकनीकी आने वाली है आगे? जैसे मैं अपने रिहैब सेंटर में बताना चाहूँगी कि मैंने ये देखा है कि पेशेंट लोग के पास टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो हर जन ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो हमने ऐसा किया है कि न्यू मोडालिटीज़, जो हम एडवांस टेक्निक, जैसे एक 4K लेज़र बताऊंगी आपको मैं, ये सब हमने इंक्लूड किया है, और इसको ये हमारा टाइम पीरियड कम कर देता है ट्रीटमेंट का। और इसके अलावा हम अपना पर्सनल हम जो एक होता है वो देके दोनों के कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट करते हैं। ओके सर, हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर आम जनता की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहली गलतफहमी तो ये है कि हड्डियों की प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों को होती है। अच्छा। हर एज में होती है। दूसरी गलतफहमी ये है कि सिर्फ कैल्शियम खाओ और ठीक हो जाओ। हड्डियां मजबूत होंगी, दूध पीजिए, इसीलिए कहा जाता है। बिल्कुल। सिर्फ कैल्शियम और दूध पीने से ही हड्डियों का सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ओके। बोन हेल्थ इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि बोन हेल्थ के लिए मसल हेल्थ का अच्छा होना जरूरी है। यदि मसल स्ट्रांग होंगी, मसल अच्छी होंगी, तो बोन हेल्थ भी अच्छी होगी। और मसल को स्ट्रांग करने के लिए आपको एक्सरसाइज, जॉगिंग, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, हमेशा एक्टिव रहना, और प्रोटीन डाइट और काफ़ी न्यूट्रिशनल डाइट की ज़रूरत है। तो दिस इज़ अ मल्टी टास्किंग थिंग, कि एक इतने सारे गोल्स हैं तब आपकी बोन हेल्थ अच्छी होगी। और जैसा कि मैं बता रहा था कि बुजुर्गों के अलावा आजकल जो सिडेटरी लाइफस्टाइल है, खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना, बच्चों का, एडल्ट का, ये सब बंद होता जा रहा है। और ख़ासकर बस वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और उसी में पूरी आधी ज़िंदगी निकल जा रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें मेरा एक ही बोलने का टेक होम मैसेज ये है कि एवरी पर्सन शुड डू एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन फॉर 1 hour इन अ डे। बिल्कुल। मैम, कहा जाता है कुछ भी होता है आप दवाई खा लो ठीक हो जाए, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? जो मार्केट में दवाइयाँ जो मिल रही है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं, कितना ठीक है वो मरीजों के लिए? नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या आपको उससे बेनिफिट होगा, और आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा तो यही नहीं जान रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये कि आप जाने कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से ही फिर आप ट्रीटमेंट लें। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, तो एकदम ही गलत है। आप दोनों यंग युवा डॉक्टर्स हैं, तो ये कह सकते हैं कि आज के जो युवा हैं, जो इस फील्ड पे आना चाहते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि डॉक्टर्स की पढ़ाई होती है, वो बहुत लेंथी पढ़ाई होती है, हर कोई फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है कि यार ये पढ़ाई, और थोड़ी कॉस्टली भी पढ़ाई होती है। अगर आप प्राइवेट से पढ़ेंगे तो आप तो डेफिनेटली होना चाहिए, या तो फिर आपको गवर्नमेंट में आपके स्कोर अच्छे स्कोर आने। चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? सबसे पहले तो मैं जो यंग डॉक्टर्स अभी बन रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं उनको जो बेस्ट पढ़ाई करने में और अपना जो भी स्किल डेवलपमेंट करने में ध्यान देना चाहिए। जो डॉक्टर बन चुके हैं उनको बेसिकली
इनिशियल जो है, पहले तो पेशेंस रखना चाहिए, दूसरा एथिक्स पे वर्क करना चाहिए, और तीसरा जो है अपने स्किल इन्हेंसमेंट के लिए हमेशा, आज भी हम लोग, मेरे को 25 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन हर दिन हर महीने एक मैं कुछ गोल लेता हूँ कि इसमें मैं इस डायरेक्शन में कुछ स्किल को इन्हेंस करूँगा, और इसी एथिक्स, स्किल और पेशेंस से आप पेशेंट का ट्रस्ट जीतोगे, और पेशेंट का ट्रस्ट एक बार जीत गए तो फिर तो आप सफल डॉक्टर। बिल्कुल मैम, आप क्या सोचते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हम लोग जब आए थे बिलासपुर, तो हम लोग कुछ डॉक्टर से मिलने गए थे, तो उन्होंने हमको यही सलाह दी थी कि भाई जो भी करना पेशेंट के भले के लिए करना, जैसा भी तुमको करना है। तो मुझे तो यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट गोल लगता है कि जब भी आप प्रैक्टिस में आओ, आपका जो भी एम हो, आप बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, बस आप पेशेंट के लिए फेथफुल रहे और उनका जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो करिए, बाकी फिर सब कुछ पीछे पीछे आता ही जाता है। चलिए 14 साल से आप लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, कभी अपने एथिक्स के साथ आप लोगों ने समझौता किया है? क्या कभी कोई सरकारी दबाव या किसी का दबाव आया है कि आपको अपने एथिक्स से समझौता करना पड़ा हो? कभी ऐसा हुआ है? मैं तो बिल्कुल नहीं करता, और इस नाम से शायद आप बिलासपुर की जनता से या मेरे पेशेंटों से किसी से पूछेंगे तो कभी कभी वो थोड़ा ओवर एथिकल डॉक्टर भी मुझे बोलते हैं कि जैसे कुछ फर्जी सर्टिफिकेट बनाने मेरे पास आ गए, तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ कि यदि मैं आपका सर्टिफिकेट नहीं बना सकता, या वो कोई पेशेंट ये बोलता है कि नहीं सर्जरी लगेगी लेकिन आप बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करिए, तो मैं उसको मना कर देता हूँ कि अच्छा, बिल मुझे दे दीजिए, नहीं, सर्जरी बिल कर दीजिए। जो भी नहीं सर्जरी लगेगी। एथिक्स ये भी है ना, इफ पेशेंट को ठीक होने के लिए सर्जरी चाहिए, लेकिन बोलता मेरा बिना सर्जरी के ठीक करिए, तो ये भी तो एथिक्स नहीं है ना। बिल्कुल, कि भाई सिर्फ मैं उससे पैसा तो उससे भी कमा सकता हूँ मैं, लेकिन वो एथिक्स नहीं है, सही एथिक्स नहीं है कि बिना सर्जरी के आप ट्रीटमेंट पेशेंट के बोलने पे कर दीजिए, या सर्जरी नहीं लगने वाली है और आप सर्जरी कर रहे हैं, पेशेंट बोल रहा है या उसका कोई अटेंडर बोल रहा है, तो ये मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता, और समझौता करता भी नहीं हूँ और करना भी नहीं चाहता। और इसीलिए मेरा हॉस्पिटल 30 बेड का है, यदि जिस दिन मैं उसको समझौता करूँगा उस दिन 100 बेड का होगा। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि जिस दिन 100 बेड का होगा उस दिन मैं एथिक्स के साथ समझौता करूंगा, यानी समझ सकते हैं अगर आप वहां पर इलाज कराने जा रहे हैं तो आपके साथ कोई नुकसान नहीं होगा और आपको बेहतर इलाज मिलेगा। और ये बेहतर इलाज आपको कहाँ मिलेगा? बिलासपुर में। बिलासपुर के आप जा सकते हैं हॉस्पिटल में, आपके मुंद्रा हॉस्पिटल पे, जहाँ आपको बेहतर इलाज मिलने वाला है। सर, हमारे साथ रैपिड फायर राउंड होता है, आप दोनों को एक साथ एक शब्दों में आंसर देना है। ओके। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। सर्जरी रूम, ओपीडी, आपको कहाँ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? सर्जरी। ओपीडी। चलिए, एक शब्द में जो मुंद्रा हॉस्पिटल को परिभाषित करे। ट्रस्ट। लो कॉस्ट। हड्डियों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज। हड्डियों के Weight लिए training। वेट ट्रेनिंग। सबसे कठिन सर्जरी जो आपने की हो। कंपाउंड कम्युनिटेड सिगमेंटल फ्रैक्चर्स आर मोस्ट डिफिकल्ट सर्जरी। मैं तो सर्जरी नहीं की हूँ। एक्सरसाइज जो आपको लगता है कि ये मुश्किल होगा कराना। ये मुश्किल होगा Pediatric। कराना। हाँ, पीडियाट्रिक केसेस। ठीक है, ओके। काम के तनाव के बाद आपकी हैप्पी प्लेस क्या है? होम। कभी कभी दोस्तों के साथ मिलना और घूमना। चलिए, इमरजेंसी कॉल आए तो सबसे पहला विचार क्या आता है? पेशेंट की कंडीशन क्या है। पेशेंट स्टेबल होना चाहिए भाई। बिल्कुल। दूध सप्लीमेंट है या कैल्शियम के लिए बेहतर है? मिल्क is a source of calcium, but it is not a richest source, so we should go for supplement. बिल्कुल। अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? Businessman. मैं इंटीरियर। इंटीरियर, ओके। मरीजों से सबसे ज़्यादा सुनने वाली दुआ कौन सी होती है आप लोगों की? आपकी उम्र लंबी हो जाए। भगवान आपको खुश रखे। चलिए, आयुष्मान योजना एक वरदान है या एक जिम्मेदारी? जिम्मेदारी। आपका पसंदीदा मेडिकल टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मेरा सी आर्म। मेरा तो लेजर।
की लेज़र। बिल्कुल। स्वच्छता या सुरक्षा, आपके लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है? सुरक्षा। सुरक्षा। मरीजों की मुस्कान या सफल सर्जरी की रिपोर्ट, कौन सी अच्छी लगती है? मरीजों की मुस्कान तभी होगी जब सर्जरी सफल होगी। सफल होगी, ये तो एकदम सही है। ग्रेट। डॉक्टर सोनाली मुंद्रा के बारे में एक बात जो उन्हें बेहतर पार्टनर बताती हैं, और सर की भी कैसी बात जो उन्हें बेहतर पार्टनर बताते हैं? उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इकत 14 साल या हमारी शादी को तो 23 साल हो गए, तो जैसा भी जो भी डिसीजन हम दोनों का होता है तो उसमें कंधे से कंधे मिला के दोनों एक दूसरे के डिसीजन को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। मैम आपको क्या लगता है सर की कौन सी बात एकदम खास है? काम नेचर, इज वेरी काम कूल, कंपोज। चलिए, थैंक यू सो मच। आप अगर बिलासपुर में रहते हैं और बिलासपुर में इलाज कराना चाहते हैं तो आपको ज़रूर एक बार मुंद्रा हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि सर का साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन से 30 बेड से 100 बेड होगा उस दिन कंप्रोमाइज़ होगा, लेकिन अब तक कोई कंप्रोमाइज़ आपके साथ नहीं होगा। अगर आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच।